सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड में हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा SAD यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इस एपिसोड में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिप्रेशन के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आप उन सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे और वहां से जाकर के देख करके आप अपना डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए। सो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमारा जो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यानी एब्रिविएशन फॉर्म में सैड भी बोलते हैं, SAD इज अ टाइप ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, टाइप ऑफ डिप्रेशन, टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर। ओके, सो हमारे मूड डिसऑर्डर का एक प्रकार होता है, डिप्रेशन का एक प्रकार होता है। ठीक है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो व्यक्ति होता है एक पर्टिकुलर ईयर के टाइम में यानी एक सीजन में डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स को फेस करता है, यानी कि डिप्रेस्ड मूड जैसे सिम्टम्स को फेस करता है। यह हर समय नहीं होता है बट एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब एक सीजन में, ठीक है, ऐसे सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और खास करके विंटर टाइम में यानी कि ठंडियों के मौसम में, यानी कि हम कह सकते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, इन मतलब कि बीते कुछ टाइम में ऐसे सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर पाए जा सकते हैं जो कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को इंडिकेट करेंगे। सो चलिए हम लोग और डिटेल में समझते हैं या तो बेसिक कंसेप्ट। सो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड अगर एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि यह स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर यानी कि साल के किसी स्पेसिफिक समय में ही क्या होता है, यह अकर होता है या घटित होता है, जिसमें डिप्रेस्ड मूड जैसे सिम्टम्स को देखे जा सकते हैं। ओके, एट ईयर यूजुअली इन द विंटर मंथ यानी कि आमतौर पर यह ठंडे के मौसम में देखा जाता है, यानी कि विंटर के मंथ में देखा जाता है। ठीक है, when the less of sunlight, जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडी के दिनों में क्या होता है, विंटर टाइम पे हमारे सनलाइट में थोड़ा सा एक तरीके से डाउननेस आ जाता है, हमको एक अच्छे तरीके से विटामिन डी नहीं मिल पाती है, अच्छे तरीके से हमको धूप नहीं मिल पाती है, सनलाइट नहीं मिल पाती है। सो इसकी वजह से क्या होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक, सिम्टम्स इंप्रूव ड्यूरिंग द साइनस सीजन, यानी कि सिम्टम्स में फिर सुधार आ जाते हैं जब धूप का समय आ जाता है, यानी कि जनवरी तक एक तरीके से तो मान लीजिए कड़ाके की ठंड रहती है, विंटर टाइम रहता है, फरवरी और मार्च टाइम पे भी हल्का रहता है, बट क्या होता है कि इसमें सिम्टम्स को सुधार देखने को मिलते हैं मार्च के बाद, यानी कि जब साइनस सीजन आ जाता है, यानी कि जब हमें पर्टिकुलर एक तरीके से एक निश्चित क्वांटिटी में धूप मिलने लगती है तब। ओके, और इसमें क्या होता है कि उस टाइम पे इसके सैड के यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम में आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं इंप्रूव होते चले जाते हैं धूप के समय में। अब एक्चुअली में अगर हम बात करें, हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट अभी डेवलप किया कि सैड होता क्या है, यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है। सो देखिए, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक तरीके से टाइप है किसका, मूड डिसऑर्डर का, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का या डिप्रेशन का। ठीक, यह स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर में एक तरीके से अकर होता है, यूजुअली विंटर टाइम में। ओके, यानी कि ठंडी के समय में यह व्यक्ति के अंदर डिप्रेस मूड का देखने को मिल जाता है। और ड्यूरिंग मतलब कि जब धूप का समय आता है, सनियर सीजन आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, व्यक्ति के सिम्टम्स में एक तरीके से इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और उसमें सुधार आता है और व्यक्ति अपने नॉर्मल कंडीशन में चलता चला जाता है। सो चलिए इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें डिप्रेशन के मूड मतलब कि मूड में क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, डिप्रेस मूड में ऐसे कौन कौन से थॉट्स आते हैं और ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं सैड के अंतर्गत यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंतर्गत। सो हम लोग अब डिस्कस करते हैं सिम्टम ऑफ सैड यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सो
इसमें जो व्यक्ति होता है वो काफी डिप्रेस रहने लगता है, उसका जो मूड होता है काफी डिप्रेस रहने लगता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई एपिसोड में डिस्कस किया है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, एम्प्टीनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं व्यक्ति के अंतर्गत डिप्रेशन के देखे जाते हैं, जहाँ पे वो अपने मतलब कि प्लेजर और इंटरेस्ट को लॉस कर देता है किसी भी एक्टिविटी को करने में। जब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उस नॉर्मल कंडीशन में जो एक्टिविटी करने में वो इंजॉय करता है, इंटरेस्ट लेता है। बट अगर किसी भी टाइप्स के डिप्रेशन में अगर वो मतलब कि पीड़ित है तो उसी काम को करने में उसको प्लेजर और इंटरेस्ट जैसे फीलिंग को नहीं आएगी, यानी कि वो लॉस कर देता है। सो बेसिकली सिम्टम्स ऑफ सैड यही होते हैं जिसमें डिप्रेस्ड मूड रहने लगता है, इसमें वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है, होपलेसनेस की फीलिंग आती है, हेल्पलेसनेस, इरिटेबिलिटी यानी कि अंदर से वो चिड़चिड़ा रहने लगता है, लो एनर्जी यानी कि लेवल, यानी कि वो एक तरीके से अपनी एनर्जी में भी काफी मतलब डाउननेस पाता है, ठीक है, वो किसी भी ऊर्जान्वित महसूस नहीं करता है, किसी भी काम को अगर वो करने भी जाता है तो जल्दी से थक जाता है। ओके, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, यानी कि वो मतलब कि पहले जो काम करता था, ठीक है, उसी काम को करने में एंजॉय करता था। बट अगर व्यक्ति क्या है कि सैड के सिम्टम्स उसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि सैड यानी कि जो डिप्रेशन का टाइप है, अगर इससे वो पीड़ित है तो व्यक्ति अपना अपने इंटरेस्ट को लॉस कर देता है, प्लेजर को लॉस कर देता है, ठीक है। और इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि उसकी भूख में एक तरीके से वृद्धि हो जाती है, एपेटाइट में वृद्धि हो जाती है, और पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट, और उसको कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जो हमारा उसी को खाने का मन करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। सो ठीक है गाइस, सो यह रहे इसके सिम्टम्स, जिसमें फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इरिटेबिलिटी, लो एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज्ड एपेटाइट, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो गाइस, यह रहे इसके बेसिक सिम्टम्स, जिसमें डिप्रेस्ड मूड रहने लगता है व्यक्ति का, और वो चाह करके भी क्या होता है कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को, डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाता है। इसमें उसको कुछ कंडीशंस में काउंसलिंग लेने की जरूरत भी पड़ जाती है। अब तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, इसके सिम्टम्स भी डिस्कस कर लिया। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कॉज क्या होते हैं, यानी कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ सैड, यानी कि सैड जो होता है यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। अगर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसका मेन कॉज में क्या होता है, चेंज इन लाइट एक्सपोजर, यानी कि जब लाइट एक तरीके से धूप में परिवर्तन होता है, यानी कि जब एक तरीके से धूप हमें बहुत कम मिलती है तो जब चेंज जब होता है लाइट एक्सपोजर, सो हमारे इंटरनल बॉडी मतलब कि क्लॉक में और हमारे हार्मोनल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के डेवलपमेंट में या इंक्रीजमेंट में या प्रोडक्शन में भी काफी इफेक्ट पड़ता है। सो चेंज इन लाइट एक्सपोजर अफेक्ट इंटरनल बॉडी क्लॉक होता क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हमारे चेंज इन लाइट एक्सपोजर अफेक्ट इंटरनल बॉडी क्लॉक, प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन और मेलाटोनिन लेवल, यानी कि सेरोटोनिन एक तरीके से और मेलाटोनिन, इसके प्रोडक्शन लेवल में क्या होता है काफी कमी आ जाती है लाइट की कमी से, यानी कि लाइट एक तरीके से हमें धूप अच्छी तरीके से नहीं मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट मूड, यानी कि सेरोटोनिन जो होता है हमारे मूड रेगुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा मूड कैसा रहता है, ठीक है, एक्साइटेड रहता है, एनर्जेटिक रहता है, लो एनर्जी रहता है, ठीक है, यह सब सारे चीजों में हमारा जो सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर है यह काफी एक तरीके से मेजर रोल प्ले करता है। और क्या होता है जब हमें सनलाइट की कमी होती है तो इसके प्रोडक्शन में काफी इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा है मेलाटोनिन एक हार्मोन है दैट रेगुलेट स्लीप पैटर्न, यानी कि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी नींद के पैटर्न को एक तरीके से रेगुलेट करता है, इससे एक तरीके से प्रोडक्ट करता है, ठीक है, और इसमें बैलेंस करके रखता है हमारा मेलाटोनिन लेवल, ठीक है, यानी कि एक तरीके से हार्मोन है दैट रेगुलेट स्लीप पैटर्न। ओके, अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारा लाइट एक्सपोजर होता है इफेक्ट किसको करता है, इंटरनल बॉडी क्लॉक को। एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछ देता है कि इंटरनल बॉडी क्लॉक होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को डिस्कस करते हैं कि इंटरनल बॉडी क्लॉक होता क्या है। सो इंटरनल बॉडी क्लॉक, इसको हम मतलब कि जानते हैं सर्काडियम रिदम के नाम से भी
जानते हैं इंटरनल बॉडी क्लॉक को। आपको दोनों नाम याद रखना है, इंटरनल बॉडी क्लॉक और सर्काडियन रिदम। सो ओके, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो इंटरनल बॉडी क्लॉक एक्चुअली में अगर होता क्या है, अगर इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हमारे इंटरनल बॉडी में हमारी जो बिहेवियरल एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे स्लीप हो गया, एपेटाइट हो गया, ठीक है, अवेयरनेस हो गया, वेकफुलनेस हो गया, यह सारी चीजों की जरूरत कब होती है, ठीक है, इस चीज को रेगुलेट करना, इस चीज को एक तरीके से टाइम टू टाइम रेगुलेट करने की जो प्रोसेस होता है, एक तरीके से उसी को हम कह देते हैं इंटरनल बॉडी क्लॉक। यानी कि हमारे बॉडी को एक तरीके से अंदर से किस तरीके से ऑपरेट करना है और किस टाइम पे किस तरीके से बिहेवियर को ऑपरेट करना है, यह सारी प्रोसेस को हम एक तरीके से क्या कह देते हैं, सर्काडियन रिदम, ठीक है। सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कीपिंग और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बैलेंस। यानी कि जो एक तरीके से हम देखते हैं कीपिंग, यानी देखभाल किस पे करता है, एक तरीके से किसमें, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि एक तरीके से हमारा जो मेंटल हेल्थ है, हमारे मेंटल हेल्थ से ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो कि ऑपरेट की जा रही है फिजिकल हेल्थ के लिए, यानी कि फिजिकली उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए, उस चीज को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, उस चीज को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, इंटरनल बॉडी क्लॉक या सर्काडियन रिदम। ओके, इट इज न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि हमारा इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है, सर्काडियन रिदम है, यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट एडजस्ट द टाइम ऑफ और फिजिकल प्रोसेस सच एज स्लीप, wakefulness, appetite and temperature। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है, यह न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एडजस्ट करता है किसको, टाइम को। टाइम को कब एडजस्ट करता है, फिजिकल प्रोसेस में, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस कहां से प्रोसेस करता है, मेंटल एक्टिविटीज हमारे फिजिकल प्रोसेस को एक तरीके से क्या करता है, बैलेंस करके रखता है और इसे प्रोसेस करता है। जैसे स्लीप, हमें कब सोना है, इसका टाइम को मतलब कैसे हो गया, हमें कब जागरूक रहना है, यानी कि वैकफुलनेस, कब जागरूक रहना है, हमें कब भूख लगती है, एंड हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, यह सब सारी चीजें टाइम टू टाइम एक तरीके से जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस। और यह प्रक्रिया क्या होती है, यही प्रक्रिया कहला जाती है इंटरनल बॉडी क्लॉक या सर्काडियन रिदम। ओके, अब अगर एक्चुअली में देखा जाए तो इसका भी एक तरीके से कारण हो गया, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइट एक्सपोजर, चेंज इन लाइट एक्सपोजर किस पे इफेक्ट करता है, इंटरनल बॉडी क्लॉक पे इफेक्ट करता है, और हमारे हार्मोनल फैक्टर और एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर फैक्टर के प्रोडक्शन में एक तरीके से क्या करता है, मतलब एक तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करता है। ओके, सो अब इसका कॉज क्या है, पहला कॉज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमारे लाइट में एक तरीके से क्या होता है, लाइट एक्सपोजर में जब चेंजेस होते हैं, यहाँ पे कमी आ जाती है, तब जाकर के हमारे इंटरनल बॉडी क्लॉक पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि टाइम टू टाइम हमारे मेंटल एक तरीके से जो हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ को या फिजिकल एक्टिविटी को बैलेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल में डिस्कस करते हैं कि कॉज ऑफ इंटरनल बॉडी क्लॉक और सर्काडियन रिदम का क्या होता है, यानी कि इसका मेजर कॉज क्या होता है। सो चेंज इन द लेवल ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स। यानी कि देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जब हमारा लाइट एक्सपोजर है, जब इसमें चेंज होता है तो हमारे प्रोडक्शन किससे, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन यानी कि एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स के लेवल, प्रोडक्शन लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि चेंज इन लेवल ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स, यानी कि जब हमारे हार्मोन्स और न्यूरॉन्स में एक तरीके से क्या होता है, मतलब कि इम्बैलेंस होता है, उसमें जब चेंज होता है, सो वही क्या होता है, विच इज ऑफ्टन चेंज डे टू नाइट। और हमारा जो बिहेवियरल होता है, यानी कि हमारा ये जो हार्मोन्स होता है, यह डे टू नाइट चेंज होता रहता है। क्योंकि देखिए, जब हमें डे में एक अच्छी खासी सनलाइट मिलती रहती है, एक अच्छा खासा धूप मिलता रहता है, तो यहाँ पे हमारा जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन यानी कि न्यूरॉन्स और हार्मोन्स का एक तरीके से एक्चुअली में बैलेंस चलता है, ठीक। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है और हमें लाइट की एक तरीके से कमी महसूस होने लगती है, धूप नहीं मिल पाता है, तो वहां पे एक तरीके से क्या होता है, यह फ्लक्चुएट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से अप टू डाउन हो जाता है हमारा हार्मोन से, न्यूरॉन से एक तरीके से डाउन मतलब हो जाता है। सो इसकी कमी भी क्या हो जाती है, विच इज ऑफ्टन चेंज डे टू नाइट टू मेनली टू हार्मोन्स, यानी कि टू
तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे इंटरनल बॉडी क्लॉक को इफेक्ट डालते हैं। So, इसमें 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? मेनली 2 हार्मोन्स। पहला तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के प्रोडक्शन लेवल में अगर कमी होती है तो इंटरनल बॉडी क्लॉक पे हमारा इफेक्ट पड़ता है, सर्कैडियन रिदम पे इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा है कॉर्टिसोल, यानी कि पहला जो हमारा होता है मेलाटोनिन के प्रोडक्शन पे अगर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, तो किस पे इफेक्ट पड़ता है? इंटरनल बॉडी क्लॉक पे। और दूसरा है कार्टिसोल, और कार्टिसोल हार्मोन्स के ऊपर अगर प्रोडक्शन में अगर इसके इफेक्ट पड़ता है तो भी हमारा इंटरनल बॉडी क्लॉक एक तरीके से क्या होता है? अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे मेनली 2 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सर्कैडियन रिदम को एक तरीके से इफेक्ट डालते हैं। पहला तो हो गया मेलाटोनिन और दूसरा हो गया कार्टिसोल, ठीक है। रेगुलेट्स, अब मेलाटोनिन को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मेलाटोनिन क्या है? सो मेलाटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट मूड रेगुलेशन, यानी कि हमारे मूड को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए जिस न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है वो होती है मेलाटोनिन। ओके, सो मेलाटोनिन एक तरीके से जब इसमें इम्बैलेंस होता है तो हमारे मूड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब मूड की सिचुएशन कैसी होगी? अब अकॉर्डिंग टू इसके लेवल, यानी कि इसका लेवल कितना है, इसके अकॉर्डिंग यह डिसाइड होगा कि हमारा मूड कैसा है, यानी कि मेलाटोनिन के लेवल के अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा कि हमारा मूड कैसा है। अब हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं कार्टिसोल। सो कार्टिसोल रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ wakefulness, यानी कि जो wakefulness promotes arousal and activity during the day time, यानी कि जब हमारी दिन के समय में, ठीक है, डे टाइम हम किसको प्रमोट करता है? कार्टिसोल वेकफुलनेस। ओके, ठीक है, हमारी जागरूकता को प्रमोट करता है, हमारे अराउजल एक्टिविटी को प्रमोट करता है कौन? कार्टिसोल हार्मोन। सो गाइस, यह रहे हमारे बेसिक एक तरीके से हम लोगों ने सारी चीजों को कवर कर लिया। पहले नंबर पे तो हम लोगों ने कवर किया कि सैड के बेसिक सिम्टम्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर इसके कॉज क्या होते हैं। सिम्टम्स के बाद हम लोगों ने फिर डिस्कस किया कि सैड के कॉज क्या होते हैं। सैड के कॉज के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनल बॉडी क्लॉक को इन डिटेल। इंटरनल बॉडी क्लॉक होता क्या है, ठीक है। अब इंटरनल बॉडी क्लॉक का भी क्या कॉज होता है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो इंटरनल बॉडी क्लॉक का जो मेन कॉज होता है हमारा मेलाटोनिन और कार्टिसोल पे एक तरीके से हार्मोन्स और न्यूरॉन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, तब जाकर के हमारा इंटरनल बॉडी क्लॉक एक तरीके से इफेक्ट डालता है। ओके, सो यह तो रहा बेसिक कंसेप्ट, मतलब कि हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया। किसके बारे में? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। सो गाइस, यार है इसके मतलब बेसिक सिम्टम्स, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी एपिसोड में, ताकि आपको इस ये एपिसोड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का उपचार क्या है? अगर कोई व्यक्ति सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स को फेस कर रहा है तो इसका उपचार क्या है? सो देखिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले नंबर पे तो आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब वो डॉक्टर, वो जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो आपके मूड के हिसाब से, यानी कि जिस तरीके से आपका मूड का कंडीशन होगा उस हिसाब से वो अपनी थेरेपी को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहली टेक्निक्स तो होती है लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी भी इसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक आर्टिफिशियल एक तरीके से लाइट या फोटो थेरेपी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक धूप की तरह ही लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और उसी के सामने आपको कुछ मतलब कि 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक आपको बैठाया जाता है, और भी इसके साथ कुछ और टेक्निक्स को अपनाई जाती हैं, ठीक है। सो यार लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी मतलब कि ट्रीटमेंट पहला, ठीक। और दूसरा हो गया मेडिकेशन, यानी कि इसमें कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट आपका ट्रीटमेंट कर रहा होगा, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट वो ट्रीटमेंट कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आपके मूड के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपका मूड फ्लक्चुएट करता है, किस तरीके से आपका मूड सैडनेस है, कितने लेवल की सैडनेस में जाता है आपका, ठीक है। सो वहां पे एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन का इस्तेमाल करेगा वो साइकोलॉजिस्ट, ठीक। अब नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। इसके अंतर्गत साइकोथेरेपी भी दी जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई एपिसोड में डिस्कस कर लिया कि साइकोथेरेपी होता क्या है, बेसिकली सीबीटी के अंतर्गत दिया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है।
ओके और इसमें क्या होता है, लाइफ स्टाइल चेंज किया जाता है, आपके इन्वायरमेंट को एक तरीके से क्या सपोर्टेबल बनाया जाता है और माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस कराया जाता है, यानी कि एक तरीके से एक्सरसाइज पे फोकस कराया जाता है, मेडिटेशन जैसी एक्टिविटी को फोकस कराया जाता है। बट इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक मेंटर की बहुत जरूरत होगी, आपको एक कोच की बहुत जरूरत होगी, ठीक है। विदाउट आप इन साइकोलॉजिस्ट आप इन सब सारी प्रैक्टिस को करके भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वहां पे एक तरीके से वो अकॉर्डिंग टू मूड, ठीक है, आपके मूड को एक तरीके से ट्रैक करेगा कि आपका मूड किस लेवल के सिम्टम्स को फेस कर रहा है, उसके अनुसार ही आपको ट्रीटमेंट देगा। तो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।